नशिस्त में आपका सबका खैर मकदम है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजूदा जो हालात हैं उस पस मंज़र में राब्ता फाउंडेशन की जानिब से, राब्ता फाउंडेशन पुणे महाराष्ट्र की जानिब से कोरोना की वबा और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं, किस तरह से अ, उससे हम अपनी खुद की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है वो कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस का वो कॉल है ना, वो LIC कहती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। जो इस जिसको मर्ज़ लाहक होता है और तशवीशनाक हो जाता है और आखिर में अपने अंजाम को पहुंचता है, तो दुनिया से रुखसत होती है भी इसी बीमारी के नाम से चला जाता है। बहरहाल ये आज की इस ख़ास नशिश में जो बातें आपसे करनी है कि अल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं थोपता। ये वबाएँ, अब जो वबा आई है इस दुनिया में तकरीबन 100 साल के बाद इस तरह की वबा का शिकार हुई है दुनिया। और वो रब्बुल आलमीन, वो ईश्वर, वो अल्लाह कभी भी गफूर रहीम है। वो बीमारियां नहीं भेजता बंदों पे। हाँ, ये बात सही है कि उनके इलाज ज़रूर देता है कि किस तरह से इन वबा से निकलें, किस तरह से क्या चीज़ें करनी हैं। और कई तरह के अब इस माहौल में बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, हम उनको यहाँ दोहरा नहीं सकते। इसलिए ये दूसरा साल चल रहा है अभी, लोग बहुत परेशान हैं और सबसे बड़ी वजह है जो, क्योंकि हालात इफ़ेक्ट करते हैं लोगों की सोचों पर, और सोच में जब नाउम्मीदी और खौफ मुब्तला होता है तब हम इस बीमारी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो उस खौफ से कैसे निकलें, ये कैसे हिम्मत पैदा करें, ये अपने आप को करनी होगी, इसका मुकाबला खुद करना होगा। और हर एक के पास दिल को दहला देने वाले वाक़यात हो चुके हैं। किसी दानिश्वर ने बड़ा खूब कहा है कि सूरज के नीचे या तो हर बीमारी का इलाज होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर कोई इलाज हो तो उसे पाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो इलाज मौजूद ना हो तो इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जब ये सोच दिमाग में आती है तो हिम्मत पैदा होती है। ऐसा है इन्हीं हालात में, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी है, मगर उसका इलाज पैदा किया है। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो मानते भी नहीं है। बड़ी हैरत की बात है, ये दूसरा साल गुजर रहा है, तीसरी लहर की बात आ रही है। आज भी हम अपने अतराफ में ऐसे लोगों को देखते हैं, एक तकरार है मानने वालों की, नहीं मानने वालों की। अभी भी लोग इसको साजिश समझ रहे हैं, शक में मुब्तला हैं। और ये जो इसका असर सोचों पे होता है, पढ़े लिखे लोग तक कन्फ्यूजन है। और दूसरी बात, ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की वजह से मेजॉरिटी लोग आधे डॉक्टर बन चुके हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है, कन्फ्यूजन। तो बराए मेहरबानी ये क्रिकेट की मैच की तरह इसकी कमेंट्री मत सुना कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए। और किस तरह से हिफाजत करनी है और आज उसी पे बात होगी। तो ये जो इस तरह का एक नेगेटिव जोन तैयार हुआ है, खौफ और हिरास का, इसका ताल्लुक सोचों पर पड़ता है। और डेफिनेटली सोचों का ताल्लुक ख्वाहिशात से है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले। तो इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक अगर हालात नहीं होते तो ज़ाहिर है वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है। और जब गुस्सा आता है तो हिम्मत टूट जाती है और बीमारी का मुकाबला करने के काबिल नहीं होता। नाउम्मीदी कुफ्र है, याद रखिए, सब जानते हैं। नामुरादी या नाउम्मीदी का राज ये है कि नामुरादी की शुरुआत तब होती है जब इंसान को सोचने का खाली दिमाग जब होता है, खौफ उसमें आने लगता है। तो बस एक कोशिश ये है कि अगर वो सोचे कि मैं खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत हूँ, और ये सोचने के बजाय वो पॉजिटिव काम में लग जाए, तब खून गर्दिश करने लगेगा और हरकत बनेगी। और इंसान की फितरत है, मसाइल आते रहते हैं ज़िंदगी में, और इसका मुकाबला इंसान की फितरत में हरकत है। जब तक हरकत होगी वो मसरूफ़ रहेगा, खून गर्दिश करेगा, वो उसकी सुस्ती
खतरनाक है और इससे बेहतर और सस्ती दवा कुछ नहीं है कि अपने आप को पुरुम्मीद रखें और वो किन चीज़ों पे काम करेंगे इस पे अब बात होगी। आज आपसे मुखातिब होने के लिए हमने पूना में कोशिश की एक क्लिनिक के ज़रिए लोगों तक पहुँचने की। हमने राब्ता फाउंडेशन और हमारे एसोसिएट जो माविन हैं, जो शोभा ट्रस्ट है, दार अरकम है और निसार फाउंडेशन है और कई ऐसे मुखलिस लोग हैं जिन्होंने हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई की। कौसर बाग में हमने एक क्लिनिक खोला है और ये 1 महीना तक चलेगा। हमने कोशिश की कि जिस दिन से हल्का सा भी बुखार आता है और फ़ौरन आप किसी करीबी डॉक्टर से मिलें, तो आजकल डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल है। ऐसे लोग जो ये चीज़ें नहीं कर सकते, उनके लिए हमने एक कोशिश की है, मामूली सी कोशिश है और हमारी वजह से अगर 2-1 को भी अगर फ़ायदा पहुँचता है, तो बहुत बड़ी बात है। हम हर एक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए इस माहौल में। आज आपसे ख़ास मुख़ातिब होंगे डॉक्टर सैयद अनवर। मैं इनका मुख्तसर सा तारुफ़ कराता हूँ और बाकी जब ये बात करेंगे आपको उनका तारुफ़ हो ही जाएगा। ये तकरीबन गुज़िश्ता 15 साल से ये इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ, वबाई जो बीमारियाँ फैली हुई हैं समाज में, इससे मुंसलिक हैं और डॉक्टर्स के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं। ये एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आईटेक इंडिया दिल्ली से मुंसलिक हैं। उसके अलावा क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफ़ेसर डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, यूएसए। यहाँ से अपनी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो अपनी मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाल रहे हैं समाजी खिदमत के लिए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा उनका एक कॉन्ट्रिब्यूशन है, इसकी पज़ीराई होनी चाहिए और ख़ासकर ये एक्सपर्ट हैं एमबीबीएस करने के बाद इन्होंने ज़्यादातर वक़्त जो लंग्स, फेफड़ों से जो इन्फेक्शन होते हैं, फेफड़ों से मुंसलिक जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके ये माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, क्योंकि कोरोना का ताल्लुक यहीं से शुरू होता है, लंग्स से। तो आज वो आपसे मुखातिब होंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहेगा इंशाअल्लाह और हमारी कोशिश रहेगी कि ये बीमारी का मुकाबला इंडिविजुअली तौर पे हम कैसे करें। कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, कुरान कहता है खुद का बोझ खुद ही उठाना होता है। एक बोझ ना समझें, इसका मुकाबला करना है पुरुम्मीद होकर। मैं बड़े एहतराम के साथ डॉक्टर सैयद अनवर को मदऊ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको प्रेजेंटेशन दिख सके। कोविड-19 के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसके पहलू हैं, लेकिन हम लोग वही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे जो हम लोग आसपास देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, तो वो चीज़ें वैसी क्यों हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से क्या-क्या चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में पूरी हम लोग मालूमात देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नाम, कोविड-19 जो नाम है वो कैसे पड़ा और वो कहाँ से आया। हम सबको पता है ये एक वायरस है। वायरस एक जिंदा चीज़ है जो खुली आंख से दिखती नहीं है, लेकिन इसकी टेस्ट करके ये मालूम किया जा सकता है कि ये एक वायरस है। तो एक जिंदा चीज़ है, इसमें आरएनए होता है जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो वायरस के अंदर होता है। जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो एक वायरस का पिक्चर है, फोटो है, जिसमें स्पाइक्स आपको दिखेंगे। तो वायरस कुछ इस तरह दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसका नाम जो है कोविड जो नाम पड़ा, वो उसका जो इनिशियल्स है वो मैंने स्लाइड में डाले हैं। CO जो है को, वो कोरोना के लिए है। VI जो है वो वायरस के लिए है। D है वो डिसीज के लिए। तो इस तरह से बनता है कोविड 19, इसलिए कि ये 2019 दिसंबर में 31 दिसंबर 2019 को वुहान चाइना में पहली बार ये रिपोर्ट किया गया। तो उनके यहाँ लैब में ये वायरस पहली बार रिपोर्ट किया गया जब एक साथ बहुत ज़्यादा केसेस, अनयूजुअल केसेस उनके पास आए जो आमतौर पे नहीं दिखाई देते थे। तो वो केसेस आने के बाद ये मालूम हुआ कि ये नया वायरस है।
इसकी जो फैमिली है वो कोरोना है। कोरोना ये नई फैमिली नहीं है, ये पुरानी फैमिली है, बहुत पुरानी। इसमें बहुत सारे दूसरे वायरसेस भी आते हैं। तो उसकी एक लहर थी, एक वबा थी, 2003 में भी आई थी, जो कोरोना वायरस 1 उसको बोलते थे, सार्स, जिसको बोलते हैं कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1। तो अभी उसके बाद ये 2019 में आई है, तो इसीलिए इसका नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। तो कोविड-19 का या इस वायरस का जो टेक्निकल नाम है वो सार्स CoV-2, ये इस तरह इसका नाम लिखा जाता है। हमारे आसपास हम देख रहे हैं आजकल केसेस कम होते हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के नंबर्स देखेंगे, पिछले ये दूसरी वेव, दूसरी लहर है, हम ऐसा बोलते हैं इसको, पिछले साल से ये चल रहा है 2019 दिसंबर से। लेकिन अभी अगर ये पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि केसेस थोड़े कम हुए हैं। ये केस अगर हम नंबर्स में देखेंगे तो लाखों में थे, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक चले गए थे। अभी इस लास्ट हफ्ते का अगर देखेंगे तो ये 2 लाख के आसपास है, या इस हफ्ते का अगर देखेंगे तो 2 लाख के आसपास है। और इससे जो लोग अभी तक मर चुके हैं इंडिया में, भारत में, तो वो 3 लाख के ऊपर लोग मर चुके हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, कभी कभी ये नंबर्स गलतफहमी भी पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लोग, हमको ये देख के खुश भी नहीं होना चाहिए कि केसेस कम हो रहे हैं, और ये देख के हमको टेंशन भी नहीं लेना चाहिए कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हमारी जान एक ही है, अल्लाह ने हमको एक ही जिंदगी दी है, हमारी फैमिली में भी लोग जितने भी हैं उनको भी एक ही जिंदगी मिली है। तो हमको ये देख के मुतमईन नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेथ या डेथ इससे कम हो रहे हैं तो अभी फिक्र की बात नहीं है। हमारी एक ही जान है, अगर वो जाएगी तो वो डेथ में नंबर काउंट होगा। तो ये नंबर, ये आंकड़े जो होते हैं, ये सरकारों के लिए और ये एपिडेमोलॉजिस्ट लोगों के लिए होते हैं, और उसके मतलब निकालना ये हमारे बस की बात नहीं है, एक आम इंसान की ये बात नहीं है। तो इसीलिए हमको इतना ज़्यादा नंबर पे फोकस नहीं करना चाहिए, और हमको ये देख के खुश भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि नंबर अभी कम हो रहे हैं तो अभी मास्क नहीं पहनूंगा तो चलेगा, अभी कुछ भी करूंगा तो चलेगा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें सब लोग। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये कोरोना के अलामात क्या हैं, या उसकी निशानियां क्या हैं, या उसके सिम्टम क्या हैं। जो कॉमन सिम्टम जो हम देखते हैं, खांसी है, कॉफ जिसको हम बोलते हैं, सांस का फूलना है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम बोलते हैं, और या उसको हम ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोलते हैं, या सांस लेने में तकलीफ होना, अंदर खींचना या खांसी आना। और ज्यादातर इसमें शुरुआत में सूखी खांसी आती है, उसमें बलगम नहीं आता। उसके अलावा जो बुखार आना है, फीवर, ये इसकी एक अलामत है, यूजुअली 100 के ऊपर होता है, और कभी कभी इसमें ठंड भी लगती है। इसके अलावा बॉडी एक्स या मसल एक होते हैं, यानी पूरे बदन में दर्द होता है, और कुछ कुछ लोगों को उल्टी होती है, और कुछ लोगों को जुलाब भी होते हैं, लूज मोशंस होते हैं। और कुछ दिनों के बाद या कुछ लोगों में टेस्ट और स्मेल भी जाता है, यानी वो सूंघने की और टेस्ट की जो सलाहियत होते हैं वो जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है जो कॉमन कोरोना के सिम्टम्स हैं, जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। सिम्टम आने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन उसको कुछ दिनों पहले हुआ था। समझो मुझे आज अगर सिम्टम आ रहा है, तो मेरे बॉडी में, मेरे जिस्म में जो कोरोना का वायरस है, वो शायद 2, 4, 10 या 14 दिन तक पहले भी आ गया होगा, उसके सिम्टम मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। तो दिन जब हम गिनते हैं, जिसको सिम्टम है, जिसमें कोरोना की अलामत है, उसको जो डे 1 है वो डे 1 ऑफ सिम्टम है, यानी आज मुझे अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आज से मैं दिनों की गिनती करूंगा। ये दिनों की गिनती क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे देखते हैं। ये वो सिम्टम है या ये वो अलामत हैं जिसको हम बोलते हैं सीवियर कोविड, और ये जिसमें भी आए उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। वो ये है कि उसको सांस ज्यादा फूलना, या उसकी सांस जो फूल रही थी पहले भी और उससे ज्यादा होना, फिर भूख नहीं लगना या भूख का अचानक कम हो जाना, कंफ्यूजन वाला माहौल होना, यानी कुछ समझ में नहीं आना कि क्या हो रहा है, फिर चेस्ट में पेन होना या प्रेशर का फीलिंग आना, अंदर से खिंचाव वाला फीलिंग आना, फिर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ना, यानी फीवर आना, और परसिस्टेंट रहना, यानी अगर आप क्रोसिन ले रहे हैं या जो यूजुअल मेडिसिन ले रहे हैं तब भी अगर बुखार कम नहीं हो रहा है। तो जस्ट टू समराइज, खांसी आ रही है और खांसी बढ़ रही है, बुखार आ रहा है, बुखार कम नहीं हो रहा है, और दम लगना जिसको बोलते हैं, या तो फिर उसको सांस का फूलना बोलते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये डेंजर साइंस हैं, इमीडिएटली हमको डॉक्टर के पास जाके हमको कंसल्टेशन लेना चाहिए, दिखाना चाहिए।
ये एक टेबल है, ये मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है, इसमें 3 चीजों का कंपैरिजन है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो कोविड-19, फ्लू और कोल्ड, यानी कोविड-19 के जो अलामत हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, फिर जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसको बोलते हैं उसके अलामत हैं, और जो यूजुअल जो सर्दी होती है उसके अलामत हैं या उसके सिम्टम्स हैं। तीनों को कंपैरिजन अगर आप करोगे, ये मैंने खास इसलिए डाला है कि बहुत सारे अलामत जो कोविड-19 के हैं वो फ्लू में भी होते हैं और वो कॉमन कोल्ड में भी होते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास जल्दी नहीं जाते। वो क्या बोलते हैं कि नॉर्मल सर्दी है, नॉर्मल खांसी है, नॉर्मल फीवर है। सर्दी, खांसी और फीवर है तो ये नॉर्मल नहीं होता। सबसे पहले ये बात हमको समझनी चाहिए। तो जब भी कोई है जिसको खांसी है, बढ़ती जा रही है, बुखार आता है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद से दवाई नहीं लेना चाहिए। ये स्लाइड रखने का की वजह ये है कि कॉमन सिम्टम ये तीनों चीजों में जो नॉर्मल जो मामूली सर्दी है या फ्लू है या कोविड-19 है, सभी के जो अलामत हैं ये एक जैसे हो सकते हैं, जिसमें सूखी खांसी भी है, जिसमें फीवर भी है, बुखार भी है, जिसमें गले का खरखराना भी है, जिसमें सांस का फूलना भी है, जिसमें सर का दर्द करना भी है, बदन दर्द करना है, छींक आना है या सर्दी होना है, या जल्दी थकना है, या उल्टी या जुलाब होना है। ये सभी अलामत ऐसे हैं ये जो तीनों बीमारियों में आ सकती हैं। तो इसीलिए हल्के अगर अलामत हो या सिम्टम हो तब भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भले वो तुमको क्रोसिन लिख के दे, भले वो आपको पैरासिटामोल लिख के दे या सिट्राजिन लिख के दे, लेकिन डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, स्पेशली आजकल के माहौल में, क्योंकि जल्दी अगर मालूम पड़ेगा तो जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है और जो बाद के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। 3 रूट हैं जिसकी वजह से कोविड फैल सकता है एक से दूसरे को। एक तो सांस के जरिए। तो जिसको समझो अगर किसी को कोविड-19 ऑलरेडी है बीमारी, अगर उसको खांसी है और वो खांस रहा है या वो जोर से बात कर रहा है या छींक रहा है, खांसी और छींक में अंदर से हवा पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। तो इसलिए उसके जो छींटे होते हैं, एकदम जो छोटे छींटे होते हैं, तो वो हवा में कुछ देर तक वो हवा में तैरते हैं और वो नीचे गिरते नहीं है। और अगर समझो किसी को कोविड-19 है और वो एक बंद जगह पे अगर छींकता है तो हवा में उसके छींटे तैरते रहेंगे, और अगर दूसरा आदमी उसी टाइम पे जब वो तैर रहे हैं कोविड के छींटे उसी टाइम पे अगर उसी जगह पे आता है तो सांस के जरिए उसमें कोविड-19 का वायरस जा सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज ड्रॉपलेट इसको बोलते हैं कि अगर खांसने और छींकने के बाद अगर कोविड-19 के जो अंदर से वो जो छींटे हैं वो अगर उड़ के किसी दूसरे आदमी के मुंह पे या हाथ पे या उसकी नाक पे गिर जाते हैं तो, और उसके बाद वो अगर सांस लेता है तो उसके जरिए कोविड-19 अंदर जा सकता है। तीसरी चीज, अगर खांसी और छींकने के बाद वो जो छींटे हैं अगर किसी सरफेस पे गिरते हैं, नीचे जमीन पे, टेबल पे, चेयर पे या और किसी सरफेस पे, और अगर हम उस सरफेस को टच करते हैं जिसको अगर कोविड-19 नहीं है, तो वो वायरस उसके हाथ को चिपक जाएगा और उसके बाद अगर वो बार बार मुंह या नाक को हाथ लगाता है तो उसके जरिए वो अंदर जा सकता है। तो उसके लिए जो एंट्री रूट है वो नाक है या मुंह है, यहां से वो वायरस अपने अंदर जा सकता है या जाता है। तो एक आदमी को अगर कोविड-19 है तो वो अपनी वजह से 4 या 5 लोगों को कोविड-19 दे सकता है जब तक वो उसका इन्फेक्टिव पीरियड है। एक आदमी इन्फेक्टिव रह सकता है, यानी एक से दूसरे को वायरस देने के काबिल रह सकता है 6 से 8 दिन तक। तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करो या नहीं करो तब भी 6 से 8 दिन तक वो खुद से दूसरे को वायरस दे सकता है, और इस दरमियान वो कम से कम 4 या 5 लोगों को और कोविड-19 का इन्फेक्शन दे सकता है। तो जिसको कोविड-19 होता है या जिसको ये बीमारी होती है उनके साथ होता क्या है? अगर समझो 100 लोगों को कोविड-19 होता है तो उसमें से 80 लोग अपने आप रिकवर हो जाएंगे, अपने आप वो अच्छे हो जाएंगे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको हम बोलते हैं माइल्ड डिसीज। 100 में से 15 लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसको हॉस्पिटल में आपको रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनको हम बोलेंगे क्रिटिकली इल या बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट, जिसको हमको आईसीयू में रखना पड़ेगा और हो सकता है उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। तो ये 100 का डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जांपल देने के लिए।
अभी ये इसमें से कितने भी 100 में से कौन वो होगा जो 80 में आएगा, कौन वो होगा जो 15 में आएगा, और कौन वो होगा जो 5 में आएगा, ये डे 1 पे कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए हर एक को ये सोच के चलना चाहिए कि मैं वो 5 में भी जा सकता हूँ जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए शुरू से ध्यान देना जरूरी है, शुरू से इसका बराबर से इलाज करना जरूरी है। अब वो कौन लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है आईसीयू एडमिशन का या सीरियस होने का? ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है, ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या जिनको हार्ट की दूसरी डिसीज है, या जिसको लंग के कुछ इमराज हैं, या उनको किडनी के प्रॉब्लम है, या अगर उनको अगर मोटापा है, या उनको कैंसर की बीमारी है, एस्थमा है, बहुत दिनों से स्टीरॉइड पे है, या इस तरह की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेस हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनमें कोविड 19 के सीरियस होने का रिस्क ज्यादा होता है, यानी उसका खतरा ज्यादा होता है। लेकिन उसके अलावा नीचे जो येलो में या रेड में जो मैंने हाईलाइट किया है, वो ये बोलने के लिए है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों में ये सीरियसनेस होगा, जरूरी नहीं कि इन्हीं लोगों को इस चीज का खतरा होगा। कोई भी किसी भी एज में, या वो उसको कोई और बीमारी हो या ना हो, कोविड 19 की वजह से सीरियस हो सकता है और मर सकता है, किसी भी उम्र का हो। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसीलिए इसका शुरू से देखभाल या इलाज जरूरी है। उसके बाद हम इसके प्रिवेंशन पे आते हैं कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इससे कैसे हम बच सकते हैं। एक प्रिंसिपल है, उसको हम बोलते हैं डू इट ऑल अप्रोच। सब चीजें करनी है, ऐसे नहीं कि मास्क पहनना है तो डिस्टेंस नहीं रखेगा तो चलेगा, डिस्टेंस रख रहे हैं तो क्राउडेड जगह पे जाऊंगा तो चलेगा, और अगर क्राउडेड जगह पे जा रहा हूँ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ तो मास्क नहीं पहना तो चलेगा, ऐसा नहीं है। सब चीजें एक साथ करनी पड़ेगी, मास्क भी पहनना पड़ेगा, डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से 6 फीट का या 3 मीटर का जो डिस्टेंस रखना है, वो जहां तक हो सके। और अगर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे शहरों में जहाँ पे आबादी ज्यादा है, वो कभी कभार ये बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब हम मार्केट वगैरह जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे मास्क का अच्छी तरह पहनना जरूरी है। सिर्फ मास्क पहनना या लटकाना जरूरी नहीं है, मास्क पहनना, सही तरीके से पहनना, अच्छी तरीके से पहनना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें कुछ दिनों तक, जितना हो सके इवन नजदीक वालों से भी थोड़ा दूर रहें। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना मिले, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो बात करते रहें, मिलना है तो अपनी मुलाकात का टाइम जो है वो कम रखें, और जल्दी फिर अपने अपने रास्ते जाएं। सलाम कलाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10-15 मिनट के लिए मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घंटों एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों से एक जगह आके टाइम स्पेंड ना करें। जितना हो सके हाथ धोएं, उससे ऑब्सेशन होने की भी जरूरत नहीं है कि हर मिनट को हाथ धो रहा है उठ के, वो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि दिन में किस तरह, क्योंकि अगर समझो मैं अभी हाथ धो रहा हूँ, नेक्स्ट मिनट पे जब मेरे हाथ सूखे हो जाएंगे, उसके बाद भी मेरे ऊपर कोरोना का वायरस आ सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बार बार नाक को और मुंह को बिला वजह हाथ ना लगाएं। हमारे यहाँ लोगों की आदत है, बिला वजह हम मुंह को, नाक को, दाढ़ी में हम लोग हाथ फेरते रहते हैं। तो अगर वो करना है तो ये कोशिश करें कि हाथ हमारे साफ हो, धुले हुए हों, हमारा कांटेक्ट कहीं ना आया हो। ये आदतों की बात है, वो आदतों को हमको सुधारने की जरूरत है। फिर स्पेशली खांसना और छींकना, ये एक बहुत बड़ा हमारे लोगों में प्रॉब्लम है। जब हम देखते हैं ना कि सर्दी के दिनों में किसी एक को खांसी आती है, मस्जिद में हम जाते हैं, अभी तो खैर मस्जिदें बंद है, इंशाल्लाह वो खुली भी हो जाएंगी। किसी एक को खांसी आती है और आप 1-2-4 दिन में देखते हो कि पूरी मस्जिद खांसने लगती है, पूरी मस्जिद छींकने लगती है। और वो एक सीजन रहता है जहाँ पे हॉस्पिटल में भी लोग ज्यादा जाते हैं। तो ये चीजें अवॉइडेबल हैं, ये हर एक को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। हर एक को देखना पड़ेगा कि अगर मुझे सर्दी है या मुझे खांसी आ रही है, तो मैं ये कोशिश करूँ कि मेरी वजह से दूसरे को ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने मस्जिद में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये करना चाहिए कि कम से कम मास्क लगाएं। ये करना चाहिए कि अगर खांसी आ रही है तो मुंह पे हाथ रखें। ये करना चाहिए कि अगर छींक आ रही है तो अपनी बगल में या हाथ को फोल्ड करके छींकें, रुमाल साथ में रखें। ये मिनिमम चीजें। और दूसरी चीज, सर्दी के दिनों में हमारे यहाँ फैन बंद होते हैं, हमारी मस्जिदें ऐसी होती हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगे नहीं होते हैं, तो हमको पूरी कोई, और खिड़कियों के होते हुए भी खिड़कियां बंद रहती हैं। ये चीजें हमको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ वेंटिलेशन कितना अच्छा है, उससे आधी बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो जो जितना है खिड़कियां खुली रखें, फैन खुले रखें, मस्जिदों की हाइट ज्यादा रखें, एयर एक्सचेंज इससे बढ़ेंगे। और ये सिंपल स्टेप्स हैं, हो सके तो एग्जॉस्ट फैन लगाएं,
खिड़कियों में जितने भी किताबें या बुक शेल्फ वगैरह रखे हैं उसको हटाएं, हवा को अंदर आने दें, बाहर जाने दें। और ये अगर करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां इंशाल्लाह अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये कुछ स्टेप्स हैं। आपको ये सेशन के बाद हम लोग ये प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे। आप ये स्टेप्स को देख के फॉलो कर सकते हैं कि हाथ कैसे धोना है। बहुत ज्यादा बड़ा साइंस है नहीं इसमें। जो अच्छी तरह साबुन लगाना है, दोनों हाथों को एक दूसरे पे मलना है। ऐसी जगहों पे जहाँ यूजुअली हाथ जाता नहीं है वहां पे अंदर हाथ डाल के धोना है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम यूजुअली टच नहीं करते हैं वहां पे घुमा के धोना है। और दोनों हाथों को मनगढ़ तक अच्छी तरह धोना है। और उसके बाद उसको साफ टॉवल से या रुमाल से पोंछना है। तो सफाई का ध्यान रखें, पाकी आधा ईमान है और वही आदि बीमारियों का इलाज है। तो ये चीजें पे हमको फोकस करना चाहिए। राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये कंपैरिजन है कि अगर एक कोई आदमी या इंसान मास्क पहनता है या नहीं पहनता है तो कोविड का रिस्क कितना होता है या डिसीज के फैलने का रिस्क कितना होता है। अगर दोनों ने मास्क नहीं पहना है और एक दूसरे के नजदीक हैं तो 90% रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। ऑलमोस्ट 100% ये श्योर है कि वो एक से दूसरे को बीमारी देंगे। अगर एक ने मास्क पहना है जिसको सिम्टम नहीं है तो 30% रहेगा। जिसको सिम्टम है, जिसको अलामत है, जिसको तकलीफ हो रही है, उसका मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है। अगर वो मास्क पहनता है तो उसकी वजह से दूसरी को बीमारी होने का जो रिस्क है वो सिर्फ 5% रह जाएगा। और अगर दोनों मास्क पहनते हैं तो 2% से कम होगा। दोनों मास्क अच्छी तरह पहनते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो रिस्क 0% भी जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मास्क कौन से टाइप के हैं और हम लोग कैसा उसको पहन सकते हैं। जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो आदमी ने मास्क पहना हुआ है वो अच्छी तरीके से पहना हुआ है या नाक से सटीक लगा के ठुड्डी के ऊपर से और मुंह को कवर करते हुए, नाक और मुंह दोनों कवर होने चाहिए। अलग अलग टाइप के मास्क आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। जो कपड़े वाला मास्क है वो आम लोग पहन सकते हैं अगर वो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हो तो। अगर वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अपने घर में हैं या लोगों से दूर हैं, तब अगर या अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तब अगर कपड़े का मास्क यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मार्केट में जा रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, तब उनको मेडिकल मास्क पहनना चाहिए जो कि 2 नंबर वाला है। 3 नंबर वाला लेफ्ट से जो आपको दिख रहा है वो N95 मास्क है, जो थोड़ा महंगा आता है लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव है। N95 मास्क सिर्फ वो एक अगर मास्क यूज करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर कपड़े वाला मास्क यूज करके अगर हमको मार्केट में जाना है तो जो मेडिकल मास्क और कपड़े वाला मास्क या डबल मास्क अगर यूज करेंगे तो उसका फायदा इंशाल्लाह ज्यादा होगा। लास्ट वाला जो रेस्पिरेटर है जिसमें आपको गोल एक दिख रहा है डब्बी लगी हुई, वो मास्क रिकमेंडेड नहीं है, वो मास्क यूज नहीं करना चाहिए। अब एक ये हमारे प्रैक्टिसेस हैं जो हम यूजुअली करते हैं। लेफ्ट में अगर देखेंगे 3 पिक्चर अगर आप देख रहे हो तो इसमें गलत तरीके से जो मास्क का इस्तेमाल होता है वो दिखाया गया है कि मास्क को नाक के नीचे पहनना, उसका कोई यूज नहीं है, उससे अच्छा तो मास्क ना लगाएं। एक बात ध्यान रखें, पुलिस से डर के मास्क नहीं लगाएं, अल्लाह से डर के मास्क लगाएं। इसलिए कि हम अगर बीमार हो रहे हैं तो हम हमारे घर वालों को बीमारी दे रहे हैं, हम हमारे नजदीक वालों को बीमारी दे रहे हैं और वो उसकी वजह से मर सकते हैं और उसका इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह से डर के मास्क पहने और वो पहनना जरूरी है। हम अभी फिलहाल जो बैठे हुए हैं ये एक सेफ जगह पे है, इसलिए हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज, और हम एक घर के हैं इसलिए हम लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हमें भी अगर किसी को सिम्टम होता तो हमको भी इस अंदर बंद कमरे में बैठे हुए भी हमको भी मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता। तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ठुड्डी के नीचे मास्क है। बीच वाले पिक्चर में देख रहे हैं नाक और मुंह के ऊपर मास्क है लेकिन ठुड्डी के ऊपर है, तो भी उसका फायदा नहीं है क्योंकि जब ये आदमी बात करेगा तब इसका मुंह खुला का खुला रहेगा। जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये करेक्ट यूज ऑफ मास्क है, नाक के ऊपर से होना चाहिए और वो ठुड्डी के नीचे तक आना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए या उन हजरात के लिए जो अभी अब जिनकी दाढ़ी है और लंबी दाढ़ी है। जैसे अभी मैं अगर मास्क पहनता हूं तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे इस आदमी ने पहना हुआ है फोटो में, वो नाक से ऊपर जाके आंख तक जाता है और काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग, और ये इस वजह से होता है कि दाढ़ी हमारी बड़ी रहने की वजह से ये नीचे से ढकेलती है इसको और वो मास्क को ऊपर पुश करती है। तो बार बार हम लोग नाक पर हाथ लगा के मास्क को नीचे लेने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से भी कोविड को फैलने का धोखा, रिस्क बढ़ता है। ये सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि मास्क अगर दाढ़ी के ऊपर भी पहनते हैं, दाढ़ी बड़ी होने की वजह से माशाल्लाह नीचे से भी वायरस अंदर जा सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको अगर आपको दिख रहा हो, 1 मिनट के लिए मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूंगा। अगर आपको मैं दिखाई दे रहा हूं
तो जो कपड़े का मास्क लीजिए, नाक के नीचे से पहले, नाक के नीचे से लेके कान के ऊपर से लेके 2 मास्क आपको लगेंगे। सबसे पहले तो इसको बांधना है और नीचे का है उसको दबा के, जिससे दाढ़ी भी दब जाए, उस तरह से करके पीछे बांधना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नाक खुली रहेगी, आपका दम नहीं घुटेगा। ये अच्छी तरह से अगर नीचे से जब बांधेंगे तो आपका भी वो होगा कि थोड़ी आपको समझ में आएगी कि कहाँ है और कैसी है। इसके ऊपर आपको N95 मास्क का इस्तेमाल करना है, जिसको प्रॉपरली नाक के ऊपर रखना है, दबाना है और उसके बाद इसको कान के पीछे रखना है। ये करेंगे तो मास्क नाक के ऊपर रहेगा, वो ऊपर कुछ नहीं होगा, आंख में नहीं जाएगा और आप काम कर सकोगे। तो ये उनके लिए है। अदरवाइज N95 मास्क जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो लोग सादा मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद मास्क से दाढ़ी को बांध के उसके ऊपर N95 मास्क लगा सकते हैं। हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारी प्रैक्टिसेस सेफ हों। यानी अभी आजकल जो चल रहा है ये कम्युनिटी स्प्रेड वाला माहौल है, यानी कोविड-19 हर जगह है, हर गली मोहल्ले में है, कम्युनिटीज में है। तो इस माहौल में हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर समझो आपको चॉइस दिया जाए कि खुले में रहना है कि बंद कमरे में रहना है, स्पेशली जब आपको सिम्टम हो, तो हवादार जगह पे रहना चाहिए। ये हमको देखना चाहिए कि अगर आइसोलेशन अगर पॉसिबल है, कहीं अगर बालकनी है, हवा जहाँ से अच्छी आ रही है, तो उस जगह पे हमको रहने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके हमको क्राउडिंग अवॉइड करनी चाहिए, लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, अलग अलग रहेंगे तो बेहतर है। मुलाकात अगर करनी है तो कम से कम ड्यूरेशन के लिए करें, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम है। जितना हो सके 10 मिनट से कम मिले लोगों को, उसके बाद अगर मिलेंगे तो रिस्क फैलने का बढ़ता जाएगा। कोविड-19 से बचने के लिए और एक चीज है जो कि वैक्सीन है। आजकल वैक्सीन का क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, बहुत सी जगह हम देख रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी ठीक से अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगी, जब भी आपको जहां भी मिलेगी, आपको वैक्सीन लेना है। उस पर पूरा भरोसा करते हुए लेना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। जब भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हरेक को इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इसको सामने आके बोलना पड़ेगा कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है या इसमें कुछ धोखा है। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो एक से दूसरे को लिंक कर पाए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो वैक्सीन की वजह से आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि जब भी आपको वैक्सीन जहां भी मिल रहा हो, कोई भी वैक्सीन हो, फाइजर का हो अगर आप अमेरिका में हो, या अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपके पास अगर कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या अभी जो स्पुतनिक नया वैक्सीन आने वाला है, तो आपकी लोकेलिटी में, आपकी एरिया में जो भी आपको वैक्सीन मिल रहा है, जब भी आपको अवेलेबल हो, वो आपको वैक्सीन लेना है। और पूरी शिद्दत के साथ ये वैक्सीन का लेना सबको हमको फैलाना पड़ेगा। इससे जुड़े हुए जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के रहेंगे तो उनको हमको दूर कराना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रॉपर लोग हैं उससे राब्ता कायम करें और वैक्सीन को लेने के लिए लोगों को प्रमोट करें। और जितना हो सके जितनी जल्दी हम वैक्सीन लेंगे, ये नहीं है कि वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होगा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वैक्सीन लेने से भी किसी को कोरोना हो सकता है, लेकिन वो जो कोरोना होगा वो सीरियस टाइप का नहीं होगा। अभी तक जो लोगों ने वैक्सीन लिया है उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। और हम जानते ही हैं कि जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है उनमें कितने लोग कोरोना की वजह से अभी भी मर रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों को हल्का सा सर दर्द होगा, थोड़ा सा उनको पेन होगा, इंजेक्शन साइड पे हल्का सा बुखार भी आ सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें अगर हैं तो क्रोसिन लेने के बाद ये चीजें कम हो जाती हैं 1-2 दिन में, तो उससे घबराना नहीं। अभी किसने कोविड का टेस्ट करना चाहिए, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जिसको भी कोविड के सिम्टम आ रहे हैं, अलामत आ रहे हैं जो हमने पहले बोले थे, उसको कोविड का टेस्ट करना है। जिसके घर में कोविड का पेशेंट है और वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो उनको कोविड का टेस्ट करना है। और तीसरे, जिसको भी लग रहा है कि उसकी मुलाकात ऐसे आदमी से हुई है, ऐसे शख्स से हुई है जिसमें कोविड के या तो अलामत थे या तो उसमें कोविड डायग्नोज या वो पॉजिटिव था, तो उसको भी कोविड का टेस्ट करना है। अभी अगर कोविड का टेस्ट आपने देखा होगा तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां पे नाक में एक से सैंपल लिया जाता है या हलक से सैंपल लिया जाता है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक लकड़ी को जिसके सामने एक कपास लगी होती है, उसको अंदर डाला जाता है
और हलक के पीछे से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और वो टेस्ट के जरिए उसको लैब में चेक किया जाता है। अलग अलग टाइप के टेस्ट रहते हैं, उसके डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप फैसिलिटी में जा रहे हैं, जहां भी आप कर रहे हैं, जो अवेलेबल हो वो आपको टेस्ट कराना है। बेसिक डिफरेंस ये है कि कोविड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट जल्दी मिलता है, 10-15 मिनट में पता चलता है कि पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। उसका प्रॉब्लम ये है कि लेकिन फॉल्स निगेटिव ज्यादा है, यानी इसका मतलब अगर निगेटिव है तो जरूरी नहीं कि आपको कोविड नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो तो ये श्योर है कि आपको कोविड है। उसी तरह कोविड-19 आरटी-पीसीआर, ये आपने कॉमनली देखा होगा, 800,000 रुपए तक उसकी कीमत है प्राइवेट में, तो और गवर्नमेंट में फ्री होता है। तो इसका रिपोर्ट जो है 3-4 दिन के बाद आता है, 2 या 3 दिन के बाद आता है। तो रिपोर्ट डिले हो जाता है तो डॉक्टर यूजुअली अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये कोविड है तो उसका ट्रीटमेंट पहले ही शुरू कर रहे हैं। एक नया टेस्ट आ रहा है जिससे हम लोग घर में भी कोविड का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। और एक टेस्ट है कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। जिसको कोविड हो चुका हो या जिसने वैक्सीन लिया हुआ हो पहले, तो उसको 1 महीने के बाद अगर टेस्ट करेंगे तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहते हैं जो कि कोविड से बचने में मदद करते हैं। तो उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन ये कोविड के डायग्नोसिस के लिए या कोविड है या नहीं वो मालूम करने के लिए ये टेस्ट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल अलग होता है और वो कोविड हो जाने के बाद या वैक्सीन हो जाने के कम से कम 1 या 2 महीने के बाद वो टेस्ट किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कोविड के स्टेजेस क्या हैं या उसके सीवियरिटी जो हम बोलते हैं कि वो कितने टाइप के कोविड हो सकते हैं। सबसे पहले माइल्ड कोविड है, क्या ऐसा कोविड जिसमें सिर्फ सर्दी खांसी है या ऊपर वाले सिम्टम है, जिसमें अभी बलगम नहीं आया है, उसको अभी सांस की तकलीफ नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं माइल्ड कोविड। उसमें उसका ऑक्सीजन लेवल जो पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं वो ऑक्सीजन लेवल उसका अच्छा होता है, यानी ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं तो ऑक्सीजन लेवल उसका अच्छा होता है या 94% के ऊपर होता है। ऐसे जो पेशेंट है उसको होम आइसोलेशन कर सकते हैं, उसको और ज्यादा कुछ हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप के पेशेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट पेशेंट। ये वो पेशेंट हैं जिनका जो सांस लेने की जो स्पीड है वो 1 मिनट में 24 बार से ज्यादा होती है, और ये वो लोग हैं जिससे ये ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से अगर हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे ये 93 से नीचे होती है। ये वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत होती है। और तीसरे वो लोग हैं जिनमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 90 से नीचे जाता है, 90 से नीचे जाता है, और उसका जो सांस लेने की जो स्पीड है वो 30 से ऊपर होती है। ये वो लोग हैं जिनको हम सीवियर कोविड बोलते हैं और जिनको हॉस्पिटल या आईसीयू एडमिशन की यूजुअली जरूरत होती है। तो ये 3 टाइप के पेशेंट होते हैं, तो इनको बहुत क्लोजली हमको देखने की या मॉनिटर करने की जरूरत होती है। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि दिन गिनना है। जिनको कोविड के सिम्टम है या अलामत है उनको पहले दिन जो सिम्टम आएगा वो उसके लिए फर्स्ट डे है या डे 1 है, ये उसको नोट करके रखना चाहिए। और वहां से डे 2, डे 3, डे 4 उसको 14 दिन तक और 28 दिन तक की गिनती गिननी है। जिनको कोविड के सिम्टम नहीं है लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया हो वो दिन उसके लिए पहला दिन माना जाएगा और वहां से उसके दिनों की गिनती शुरू होगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो 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 लोगों को कोविड हुआ है 5वां दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है मॉनिटरिंग के लिए, फॉलोअप के लिए। 5वें दिन डॉक्टर उनके लिए ट्रीटमेंट जो है उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, उनको ब्लड टेस्ट कुछ एडवाइस करते हैं और उसमें देखते हैं कि उनका जो बीमारी है वो बढ़ रही है या घट रही है। इसीलिए 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें से 10वां दिन। ये वो ड्यूरेशन है, ज्यादातर जो पेशेंट खराब होते हैं या पेशेंट में बीमारी जो बढ़ती है ये 5वें और 10वें दिन के बीच में बढ़ती है। इसीलिए ये दिनों की गिनती बहुत जरूरी है। और जहां तक के अच्छा होने का सवाल है, अगर 90 दिन तक कोई ठीक है कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी उसके सिम्टम कम हो रहे हैं, नए सिम्टम उसको नहीं आए हैं, उसकी सांस नहीं फूल रही है, पिछले 3 दिनों में उसको बुखार भी नहीं है और उसको बाकी जो तकलीफें थी वो भी दूर हो रही हैं, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसका कोविड अच्छा हो रहा है और 10वें दिन तक वो पूरा अच्छा हो जाएगा। अच्छा होने के लिए टेस्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। कोविड का जो इन्फेक्शियसनेस है, यानी अगर मुझे कोविड है
और मेरी वजह से अगर दूसरे को कोविड होने का जो रिस्क है वो 8वें 9वें दिन तक खत्म हो जाता है। उसके बाद से उसको उसके अंदर कोविड का वायरस नहीं होता, लेकिन वायरस की वजह से हुआ नुकसान होता है जो डिसाइड करता है कि उसका आगे का हफ्ता कैसे जाएगा या आगे के महीने कैसे जाएंगे। अगर उसमें अंदर जो डैमेज है वो ज्यादा हुआ है तो आगे वो पेशेंट सीरियस होगा, अगर डैमेज कम हुआ है तो वो पेशेंट अच्छा हो जाएगा। और 28वें दिन तक अगर उसको और एक बार एडमिट करने की जरूरत नहीं है तो वो खतरे से पूरा बाहर है। तो उसके बाद भी उसको हल्के हल्के सिम्टम रह सकते हैं, जैसे उसको टेस्ट वापस नहीं आया हो या उसको स्मेल अभी भी नहीं आ रही हो। तो ये वैसे सिम्टम है जिसमें वक्त लगता है। पहले 3 महीने तक भी उसको कमजोरी आ सकती है और ये सिम्टम रह सकते हैं कि टेस्ट का नहीं आना, स्मेल का नहीं आना, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बाकी जो सिम्टम है, सांस का फूलना, खांसी का बढ़ना और ये बुखार का आना, अगर ये बढ़ते जाएगा इसका मतलब उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है। और चेस्ट में अंदर खिंचाव होना या पेन होना, ये वैसे अलामत हैं जिनमें सीरियसली इसको देखने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले माइल्ड जो केसेस हैं इसको हमको आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी दो आपने अल्फाज सुने होंगे इस बीमारी के दौरान, एक है आइसोलेशन, दूसरा है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन या आइसोलेशन में फर्क क्या है वो हम देखते हैं। अभी ये पिक्चर में जो आप दिख रहा है ये आइसोलेशन है। अभी ये जो फैमिली है इनके पास 2 रूम है, एक आदमी को उसमें से कोविड हो गया था जिसमें उन्होंने उसको दूसरे रूम में रख दिया, दूसरी फैमिली दूसरे रूम में रह रही है। जिसके पास ये चीजों की लग्जरी हो, पॉसिबल हो, तो उसको जिसको सिम्टम है, अलामत है कोविड के, उसको एक रूम में रखना चाहिए। खिड़कियां खोलनी चाहिए, बेड खिड़की के नजदीक रखना चाहिए, फैन खुले रखने चाहिए अगर उसको ठंड नहीं लग रही हो, और उसमें वेंटिलेशन अच्छा उसको रखना चाहिए। पेशेंट को जहां तक हो सके मास्क पहन के रहना चाहिए, दूसरे लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको दूसरे रूम में रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। दूसरी चीज होती है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन उसको बोलते हैं कि जिसमें अभी कोविड का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी उसको अभी टेस्ट करके मालूम नहीं हुआ है कि उसको कोविड है, लेकिन उसको या तो कोविड का एक्सपोजर हुआ है, यानी कोविड पॉजिटिव इंसान के साथ उसके ताल्लुकात हुए हैं या नजदीक वो आया है, या वो ऐसे घर में रहता है जहां पे ऑलरेडी कोविड का पेशेंट है और ये इम्कानात हैं कि उसको कोविड का एक्सपोजर हुआ होगा। तो ऐसे लोगों को क्वारंटाइन की जरूरत होती है और नॉर्मली उसको हम लोग 10 दिन का क्वारंटाइन के पीरियड में रखते हैं, और 10 दिन तक उसमें अगर कोविड के अलामत नहीं आते हैं तो वो बाहर निकल सकता है। जिसको कोविड हुआ है उसको भी 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना है, अगले 4 दिन तक क्वारंटाइन में रहना है, और 14 दिन के बाद वो बाहर आ सकता है। अब क्या क्या करना चाहिए अगर कोविड के शुरुआती के अगर सिम्टम होते हैं, तो उसमें वो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, पानी ज्यादा पियो, ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर का, या तो फिर उसका अगर बुखार आती है तो क्रोसिन खा सकते हैं, खांसी आती है तो खांसी की दवा ले सकते हैं, मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी, ये सब चीजें हैं जो वो ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको टेम्परेचर मॉनिटर करना है और उसको उसका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ेगा तो और मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करूंगा। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन जैसे भी उसको सांस लेने की तकलीफ हो उसको डॉक्टर से राब्ता कायम करना चाहिए और उसको बाद में भी वो चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और डॉक्टर ने उसका इवेल्युएशन करके देखना चाहिए कि बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है। और जिन लोगों का जिक्र मैंने पहले किया था कि जो लोगों में सीरियसनेस बढ़ सकता है, उन लोगों ने स्पेशली इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो दवाइयां हैं, जैसे कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, बिडोसोनाइड, क्लोरोक्विन, ये चीजें शुरू में बहुत फेमस हुई, बाद में लेकिन बहुत सारे सबूत ये मिले कि आइवरमेक्टिन से फायदा नहीं होता है, क्लोरोक्विन से भी फायदा नहीं होता है। बुडेसेनाइड ये एक इनहेलर रहता है जो यूजुअली अस्थमा के पेशेंट में वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका फायदा हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करके वो जो भी एडवाइस दें वो आपको फॉलो करनी है। अब दूसरे टाइप के जो पेशेंट हैं जिसको मॉडरेट पेशेंट बोलते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच में है और जिनका जो सांस लेने की स्पीड है वो 1 मिनट में 24 से ज्यादा है, ऐसे जो लोग हैं इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी इनको घर में ऑक्सीजन नहीं लगाना है, इनको हॉस्पिटल में ले जाना है, एडमिट करना है और हॉस्पिटल में इनको ऑक्सीजन लगेगी।
थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में हमको समझने की जरूरत है। ये पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ये हमारा लंग है, फेफड़ा जिसको हम बोलते हैं आम जबान में। जो हमारे चेस्ट में होता है, जो हमारे सीने में होता है। दिल बीच में होता है, दिल के दोनों जानिब हमारे फेफड़े या हमारे फेफड़े होते हैं जिनको हम लंग्स बोलते हैं। जो हमारी सांस लेने की नली होती है उसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, ये वो सांस लेने की नली है जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होती है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे यानी आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ब्रांच आउट होती है, इसकी शाखें बनती हैं और नजदीक नजदीक इसकी 20 बार डिवीजन होते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हुए 20 बार डिवीजन बनेंगी। और सबसे आखिर में ये इस गुब्बारे की शक्ल में सैक्स यानी थैले होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये सैकड़ों लाखों करोड़ों ये लंग में होते हैं हमारे। और अल्लाह ताला की बनावट ऐसी है कि सिर्फ ये एक बात अगर आदमी समझ ले तो इसी पे ईमान ले आए कि ये पूरे जो थैलियां हैं ये खून की नालियों से के जाल में फंसे होते हैं, यानी इनके अतराफ खून की नालियां बहती हैं। जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ये ऐसा खून है जिसमें ऑक्सीजन कम है या नहीं है। जो लाल रंग का खून, लाल रंग की जो खून की नाली आप देख रहे हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में आप जो थैली देख रहे हैं ये इसमें से एक थैली हमने बाहर ला के दिखाने की कोशिश की है। जो हार्ट से जो ब्लड आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, वो इस थैली के अतराफ घेरे हुए है। और जब ये थैली के अतराफ से जब वापस हार्ट की तरफ जाएगी तो वो लाल रंग की हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है। तो हवा जब एक इंसान अंदर लेता है सांस की नली के जरिए, ये सब शाखों के जरिए इन थैलों में जाती है और थैलों में हवा रहती है। और सबको पता है कि हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। और ये जो ब्लड वेसल है नीले रंग की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन इसमें अंदर आएगी और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर यानी ब्लड से बाहर इस थैले में आएगी। तो जो हवा से ऑक्सीजन आई है ये ब्लड अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी ये बाहर इस थैले में फेंकेगा। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो अल्लाह ने ये बहुत आसान निज़ाम बनाया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना इफेक्टिव है कि हार्ट के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और हर एक हमारे बॉडी के हिस्से को ऑक्सीजन देता है और इसी तरह हमारी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन अगर आप सोचो ये ऑक्सीजन थैले और खून की नाली के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और ये अगर इसके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये थैली में से ऑक्सीजन खून की नाली में नहीं जा पाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इस वजह से लोग मर सकते हैं। अब ये जो दोनों के बीच की दीवार है, अगर ये दीवार मोटी होती चली गई तो ये ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन या वो जो अंदर खींचने की ताकत है वो घटती जाएगी। अभी अल्लाह ने जो निजाम बनाया है ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि अपने आप ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। लेकिन जब कोविड-19 अंदर आता है, जो कि ये दूसरी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कोविड-19 जब अंदर आता है तो ये इतनी गंदगी मचाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये फेफड़े ये या जो थैली है और ये खून की जो नाली है इसकी बीच में इतनी गंदगी आ जाएगी कि ये ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाएगा और ये यही वजह है कि ऑक्सीजन की मिकदार कम होती जाएगी। और एक लेवल के बाद आपको प्रेशर से ऑक्सीजन खून की नाली में ढकेलनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर, जिसको हम बोलते हैं बाईपैप, और या आपने सभी अल्फाज सुने होंगे कि वेंटिलेटर से ऑक्सीजन ढकेलनी पड़ती है, प्रेशर से देनी पड़ती है, तब वो ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब दो तरीके हैं, या तो ये गंदगी को आप साफ करो, उसके पहले या तो आप ये गंदगी को होने ना दो, अगर हो गई है तो साफ करो और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते रहो। अब ये सब उन मेडिसिन से किया जा सकता है जो आजकल डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी मेडिसिन इसमें है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मैंने आपको बोला कि सबको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी जिनका सैचुरेशन 93 से कम है। अलग अलग मास्क का इस्तेमाल होता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग मास्क का इस्तेमाल हो सकता है। हमको यही ध्यान देना है कि जिनको भी ऑक्सीजन जा रहा है उसमें ये ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सारे प्रेशर गेज होते हैं, तो जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उतना ही जाए। अगर लीकेज है तो इमीडिएटली दुरुस्त हो। अगर खाना खाने के लिए वगैरह मास्क अगर निकाल रहे हैं
तो ऑक्सीजन को बंद किया जाए ताकि वो ऑक्सीजन वेस्ट ना हो। ये बहुत बड़ी नियामत है, सिर्फ ये पैसे का मामला नहीं है। अगर ऑक्सीजन वेस्ट हो गई तो उसमें से बहुत जानें बच सकती हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि कनेक्शन ठीक है जो भी लोग ऑक्सीजन पे हैं। अभी एक नई चीज आप देखते हो मार्केट में, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। वो एक मशीन होती है जो हवा से ऑक्सीजन लेती है, मशीन उसको कॉन्सेंट्रेट करती है और वो मशीन पेशेंट को ऑक्सीजन देती है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो हॉस्पिटल में यूज होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो कि प्योर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। जो डोमेस्टिक ऑक्सीजन, घर में ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल होते हैं वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से दिया जा सकता है। अब घर में कौन से लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं? जो हॉस्पिटल जा चुके हैं और घर डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट करा चुके हैं, डॉक्टर ने अभी उनको बोला हो कि अभी इनको घर में ऑक्सीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ऐसे लोग घर में ऑक्सीजन ले सकते हैं। या ऐसी सिचुएशन है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये आइडियल नहीं है, ये घर में इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं प्रोनिंग, यानी औंधा सोना। औंधा सोने से क्या होता है कि जो कचरा हमने देखा था कि जो लंग में जमा हो गया था, अगर कोई इंसान अगर औंधा सोता है, ये नीचे के पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि औंधा सोया हुआ इंसान, तो इस पोजीशन में जितनी गंदगी होती है, यानी लंग का जो पोर्शन है हमारे सामने वाले हिस्से में कम होता है और पीछे वाले हिस्से में ज्यादा होता है। तो जब आप औंधा सोएंगे तो सामने वाला हिस्से का मतलब लंग ही कम होगा, तो गंदगी भी कम होगी और पीछे वाला हिस्सा खुल जाएगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और अगर वो सीधा सोएगा, सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल अगर वो लेटेगा, तो पीछे वाले हिस्से में वो जो गंदगी अगर है तो ज्यादा जमा हो जाएगी और लंग में ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो घटेगी। ये उन लोगों में है जिनमें लंग का इस्तेमाल या जिनमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल या रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जो करवट सोना अच्छी बात है, जो यूजुअल लोग हैं करवट सोना चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे जब उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा हो, तो ऐसे लोग जिनको कोविड हो तो वो औंधा अगर सोएंगे तो ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट घटेगा। तो ये वो तरीके हैं, ये वो पोजीशंस हैं, यानी जिसमें जिस तरह से हमको जिस तरह से हम औंधा सो सकते हैं, जिसमें हमको पेट के बल हमको तकिया रखना है, छाती को हमको खुली रखनी है, पैर के नीचे हमको तकिया रखना है, ताकि हमारा जो छाती का हिस्सा है वो खुला हो जाए और ऑक्सीजन अच्छे से अंदर आ पाए। तो ये 30 मिनट से 2 घंटे तक हम इस पोजीशन में हमको लेटना है। उसके बाद पोजीशन बदलनी है, एक साइड पे लेटना है सीधी करवट पे, फिर उठ के बैठना है, फिर बाई करवट पे लेटना है, उसके बाद फिर से औंधा सोना है। तो इस तरह करवट बदल बदल के 30 से 2 घंटे में एक पोजीशन में हम रह सकते हैं, उसके बाद पोजीशन बदलनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और जो बहुत कारआमद रहेगी इंशाल्लाह ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में। इसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टीरॉइड हैं। स्टीरॉइड को लेके भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ये डिसीजन आप डॉक्टर पे छोड़ दें कि कौन सा स्टीरॉइड, कौन सा मेडिसिन, कितनी मिकदार में, कब इस्तेमाल करना है, ये डॉक्टर का डिसीजन हो। जब मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मोतबर डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जिस पे भी भरोसा हो उस डॉक्टर को दिखाएं, और जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो और जो 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 जिस पे आपको भरोसा हो उसको दिखाएं और उससे इलाज कराएं। किसी के भी बोलने पे किसी से भी इलाज ना लें। उसके बाद जो लोग ट्रीटमेंट पे हैं उनका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अब एक होती है चीज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का इस्तेमाल कब करना चाहिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत सस्ता टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन या सीआरपी। सीआरपी वो टेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट होता है जो 5वें दिन से हम शुरू करते हैं, चौथे या 5वें दिन से, और वो 2-2 दिन में रिपीट भी करा सकते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अंदर कितनी आग लगी है या कितना डैमेज हुआ है। ये इसका इस्तेमाल डॉक्टर ही कर सकते हैं। खुद से इसका कोई भी मतलब ना निकालें, खुद से टेस्ट ना कराएं, डायरेक्ट रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास ना जाएं। कंडीशन ये है कि पहले दिन से आपका डे 1 आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो रेगुलरली डॉक्टर के टच में रहें, चाहे जाके फिजिकली दिखाएं, फोन पे रहें, व्हाट्सएप पे रहें, वीडियो कॉल से रहें, जैसे भी रहें, जो आपका डॉक्टर अलाउ करता हो वो उस तरह से आपको डॉक्टर के टच में रहना है। अभी जो मॉडरेट टू सीवियर जो केसेस हैं उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या उनको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वेंटिलेटर अलग अलग टाइप के आते हैं, इसके डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। ये आईसीयू में ही इसका इलाज होता है। ये आजकल एक आ रहा है डोमेस्टिक आईसीयू, घर में आईसीयू बनाते हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, अभी अभी सिचुएशन भी ये है अल्हम्दुलिल्लाह
कि आईसीयू में भी शायद बेड अवेलेबल हो रहे होंगे, तो तब आईसीयू सेटअप में जिसको जरूरत हो उसको आईसीयू में रखना चाहिए। गैर जरूरी लोग एडमिट भी ना हो, गैर जरूरी लोग ऑक्सीजन भी ना लगाएं, गैर जरूरी लोग आईसीयू में एडमिशन की बात भी ना करें। लेकिन जरूरत है या नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, या आम आदमी डिसाइड नहीं कर सकता। इसका डिसीजन आपके डॉक्टर पे दें या कोई एक्सपर्ट पे दें। कोई ऐसी भी दवाइयां डॉक्टर शुरू करते हैं जो ब्लड को थिन करती हैं, ब्लड को पतला करती हैं, क्योंकि कोविड की वजह से भी ब्लड में बहुत ज्यादा थिकनेस हो सकता है, जिसको पतला करने के लिए दवाई देते हैं, और वो दवाई 1 महीने तक भी चल सकती है। तो जो भी दवाइयां लेनी है खुद से नहीं लेना है, मैंने यहाँ इस पे मेंशन करी हुई है इंफॉर्मेशन के लिए, जिसको डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, जो जान सकते हैं वो जान लें, अदरवाइज जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है अपने डॉक्टर से आपको लेना है। इसके बाद जो कॉमन दवाइयां हैं जिसकी वजह से बहुत हमने तकलीफ भी उठाई होगी, इंजेक्शन फॉर एग्जांपल रेमडेसिविर की बात है। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, एंटीवायरल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सबको पता होगा कि कोविड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो रेमडेसिविर भी खास कोविड के लिए नहीं है, इबोला में इस्तेमाल हुआ था पहले, बाकी बीमारियों में भी इस्तेमाल हुआ था, कुछ नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर को अलाउ किया था। रिसेंट रिपोर्ट ये भी आ रहे हैं कि रेमडेसिविर का कोविड पे इतना इफेक्ट नहीं होता है। अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हर कोविड को पेशेंट को रेमडेसिविर देना जरूरी नहीं है, और जिसको अगर नहीं मिला हो तो उसको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे मिल जाता तो ये मेरे लिए पूरा इलाज था। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। जब आपके डॉक्टर सोचेंगे या देंगे तब आपको लेना है। और 10 दिन अगर किसी के हो गए, अगेन दिन आपको गिनने हैं, 10 दिन अगर आपके कोविड के हो गए हैं, उसके बाद रेमडेसिविर का कोई फायदा वैसे भी नहीं होता है। दूसरी एक दवाई है टोसिलिजुमेब। ये एक बहुत महंगा इंजेक्शन है जो बहुत सीरियस केस में डॉक्टर देते हैं, बहुत महंगा भी आता है, 30-40 हजार इसकी कीमत भी हो सकती है। अगेन ये डॉक्टर या स्पेशलिस्ट का डिसीजन होता है, आईसीयू पेशेंट में दिया जाता है। जब आपको बोला जाएगा तब आपको इसके बारे में अरेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। जिनके पास पैसा है उन्होंने लेके रखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से पैसा भी वेस्ट होगा और जिसको जरूरत होगी उसको मिलेगा भी नहीं। उसके बाद ब्लड देने की बात भी चल रही थी, प्लाज्मा देने की बात। इसका भी प्रूव हो चुका है कि प्लाज्मा का कोई फायदा नहीं होता है। शुरू के 2-3 दिन में अगर देंगे तो कोई शायद फायदा भी हो, लेकिन शुरू के 2-3 दिन में कोई किसी को ब्लड देता नहीं है। तो ब्लड देना या प्लाज्मा देना ये भी प्रूव हो चुका है रिसेंटली कि उसका फायदा नहीं है, और गवर्नमेंट ने उसको प्रोटोकॉल से भी निकाल दिया है। शुरू में पता नहीं था या उसका कुछ बेनिफिट था, इसलिए कुछ लोगों में दिया गया। जिन लोगों में दिया गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनमें गलत दिया गया, उस टाइम पर वो डिसीजन सही था। अभी ये प्रूव हो चुका है कि उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं दिया जा रहा है। एक नया ड्रग मार्केट में आ रहा है, 2DG नाम है उसका। दिल्ली में कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ लोगों को दिया गया है, ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को दिया गया है। अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर अवेलेबल हो जाए। जब अवेलेबल हो जाएगा, अगर डॉक्टर बोलते हैं तब हमको लेना है, अदरवाइज हमको नहीं लेना। और उसके पीछे लगना नहीं है कि जाके मैं दिल्ली से मंगाऊंगा, ये सब नहीं करना है। जब आपके डॉक्टर बोलेंगे लोकली अवेलेबल होगा तब आपको लेना। ये कुछ टेस्ट मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन कराए हुए हैं, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये बहुत सस्ता 150-200 रुपए वाला टेस्ट है, लेकिन बहुत कारगर टेस्ट है। 5 दिन के बाद 2-2 दिन में अगर रिपीट करते हैं तब भी चलेगा, डॉक्टर बताएंगे तब आपको करना है। बाकी भी टेस्ट हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रीट करते हैं। आपका काम ये है कि जब डॉक्टर बोले, जो टेस्ट बोले वो करना है। अपने मन मर्जी से जाके, अगर पैसे हैं भी तब भी जाके सीटी स्कैन पहले दिन नहीं कराना है। 99.9% पेशेंट में नॉर्मल रिपोर्ट आएगा और उसका कोई मतलब नहीं। तो ये लोगों को सब्र करना चाहिए, जब डॉक्टर बोलेंगे 5-6-7 दिन के बाद तब उनको सीटी स्कैन कराना है, तब जब उसको जरूरत हो। हर पेशेंट को सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, स्कोर ला के डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपको परेशानी होगी और उससे सही इलाज नहीं हो पाएगा। जो नीचे पिक्चर है, मैंने 2 सीटी स्कैन के कंपैरिजन सिर्फ दिखाया है। अगर आपको मेरा तीर का निशान कर्सर दिख रहा होगा, जो ब्लैक है वो नॉर्मल लंग है, और जो ये व्हाइटिश आपको दिख रहा है ये कोविड की वजह से हुआ निमोनिया है। तो जैसे मैंने बोला था कि निचले वाले हिस्से में ज्यादा होता है, यानी पिछले वाले हिस्से में ज्यादा होगा, सामने वाले हिस्से में कम होगा। इसीलिए औंधा सोना कोविड में ज्यादा कारगर है। जिसको शुगर की बीमारी है उसने अपने शुगर लेवल 5वें दिन के बाद मॉनिटर करना है। घर में अगर ग्लूकोमीटर हो तो उससे चेक करें, लैब में जाके टेस्ट कराना है तो उससे कराएं।
लेकिन कोविड में ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। अगर अनकंट्रोल रहेगा तब उससे प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। लास्ट बात सिर्फ मैं बोल के खत्म करता हूं, मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा टाइम मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 10 मिनट का, लेकिन जो म्यूकर माइकोसिस है या ब्लैक फंगस के बारे में आजकल हमने बहुत सुना होगा। सबसे पहले इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमको करनी चाहिए उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। हमको सफाई का ध्यान रखना है। हमको म्यूकर माइकोसिस का रिस्क उन लोगों में होता है ज्यादा जिनको बहुत लंबे समय तक अगर स्टीरॉइड दिया गया हो, बहुत लंबे समय तक अगर वो हॉस्पिटल में रहे हों, या उनको ब्लड शुगर उनका कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे लोगों में म्यूकर माइकोसिस हो सकता है कोविड होने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी। उसको डायग्नोज कैसे करते हैं? लैब में करते हैं। उसके सिम्टम या अलामत क्या होते हैं? आंख का दुखना, चेहरे पे सूजन आना, बाहर आना चेहरा, या बहुत लंबे टाइम तक बुखार रहना, सर का दर्द करना, खांसी आना, दम लगना, ये सभी उसके अलामत हो सकते हैं। ये लोग अगर इसमें कोई भी सिम्टम आता है तो वो जल्दी डॉक्टर से राब्ता कायम करें और उनको बताएं और उनको इलाज के लिए कंसल्ट करें। इसका इलाज सर्जिकल है, सिर्फ मेडिसिन दे के इसका इलाज नहीं होगा। सिंपल भाषा में ये है कि जो हमने गंदगी की बात की थी वो ब्लड वेसल में जाता है, यानी खून की नालियों में जाएगा, खून की नालियों को ब्लॉक करेगा, और उसके आगे का जो बॉडी का हिस्सा है जहां पे भी खून जाना है वो नहीं जा पाता, उसकी वजह से आगे का हिस्सा मर जाता है, और कभी कभी उसमें फंगस घुस जाता है या उसमें फफूंद लग जाती है, और उसका इलाज सिर्फ सर्जरी से होता है। उसका इलाज मेडिसिन से नहीं होता। पहले मेडिसिन सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, उसके बाद उसमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, और उसके सर्जरी करने के बाद या ऑपरेशन करने के बाद अगर इंजेक्शन दिए जाएं तब उसका बेनिफिट होता है। और उसका जो कॉमन एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, आजकल उसका भी शॉर्टेज चल रहा है, उसको भी घर में लेके रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट कुछ बातें बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये वो पोस्टर्स हैं जो आप पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट में जाएं तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो एक क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाएं, जो कम्युनिटी हॉल है उसको आइसोलेशन सेंटर बनाएं। जिनके घर छोटे हों तो, और अगर वो सोसाइटी में रहते हों, अगर सोसाइटी में अगर आइसोलेशन सेंटर आप बनाएंगे तो सभी लोग जिनको भी सोसाइटी में कोविड हुआ है, जिनको जो माइल्ड केसेस हैं, सभी को वो आइसोलेशन सेंटर में रख सकते हैं, और सभी कोविड पेशेंट एक साथ रह सकते हैं मास्क लगाने के बाद, ताकि एक दूसरे को अगर इन्फेक्शन होता भी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं वो चीजों का ध्यान हम पहले ही देख सकते हैं। ये सभी चार्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल के रखे हुए थे, जो कॉमन क्वेश्चन है कि अगर किसी को कोविड है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक हो गया है। तो उसके लिए वापस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 8 दिन हो गए और अभी आपको कोविड के सिम्टम नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं। और उसके बाद 10 दिन के बाद आप कोविड आपका ठीक हो गया है। 14 दिन के बाद आप बाहर निकल सकते हो। 10 दिन तक आइसोलेट होने की जरूरत है, 10 से 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने की जरूरत है, 14 दिन के बाद आप निकल सकते हो। एक बार कोविड होने के बाद दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि सांस के जरिए इन्फेक्शन अंदर जा सकता है और उसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा और 3 बार अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो अगली बार के इन्फेक्शन इतने सीरियस नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं यूजुअली, लेकिन फिर भी जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी मेरे मतलब अभी हमने जो चीजों की बात की उसमें मैंने दिए हैं आंसर्स। लास्ट में मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन किसी के चैट बॉक्स में आए हैं तो हम सिर्फ वेरी क्विकली हम लोग चैट बॉक्स में देख लेंगे कि अगर किसी के क्वेश्चंस हों। अगर नहीं है तो ठीक है, आप बाद में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। अदरवाइज मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया। मैं सईद अहमद साहब से वापस गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे मुखातिब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने पार्टिसिपेट हुए हैं, यकीनन ये बहुत ही टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी। ज़ाहिर है बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके जहन में आए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना वसी है, इतना बड़ा है कि वक्त लगता है कि इतने दिमाग पे असर हुआ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर अनवर ने कोशिश की,
कि उसको एब्स्ट्रैक्ट करके मुख्तस करके आपके सामने रखा जाए। मुझसे दरख्वास्त है कि अपनी राय ज़रूर दें। हो सकता है अभी सवाल दिमाग में कोई ना आए, एनी टाइम आप सवाल कर सकते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुखलिस लोग जो इस ज़मन में अपनी खिदमात दे रहे हैं, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का फ़र्दन राब्ता फाउंडेशन और तमाम जो एनजीओज़ हैं, जो हमारे सपोर्ट में हैं, उन सब की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बड़े अदब के साथ मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो दुआई कलमात अदा करें, और दवा के साथ दुआएँ बहुत ज़रूरी है, जिससे हिम्मत होती है, रूहानी तक़वियत पहुँचती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस में है मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। Who is not thankful to people is not thankful to Allah as well. जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो सब में पहले हम डॉक्टर अनवर साहब के लिए दुआ भी करते हैं और उनके इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हम उनका बहुत बहुत दिल से तमाम ही अहबाब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह राब्ता फाउंडेशन के भी हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने लीड लिया और इस बहुत ही अहम, जिसमें तमाम एजुकेटेड या ऐसे समाज के हर एक जितने भी अफराद जुड़े थे, मैं देख रहा था कि हर फर्द एक अपने अंदर एक अंजुमन है और उसके पीछे हज़ारों लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। तो मैं सब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बात आखिर में मुझे 1 मिनट या 1.5 मिनट में कहनी है वो ये है, हमारे एक आलिम ने इस पर तवज्जो दिलाई, वो ये है कि खलीफा महदी के दौर में बहुत बड़ा कहत आया था और सारे लोग यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली खाने पर भी मजबूर हो गए थे। तो वो एक मर्तबा लेटा हुआ था, उसको खादिम उसको हाथ पैर दबा रहा था। तो उसने बहुत परेशान था वो कि रियाया परेशान है, कहत आया हुआ है। तो उसने जब सोच रहा था तो उसने एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये थी कि उसने कहा कि एक शेर जो है उसके पास लोमड़ी अपना बच्चा लाई और शेर से कहा कि मैं बाहर सफर में जा रही हूँ, तू मेरे बच्चे को संभाल, जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा बच्चा लूंगी। तो शेर उस बच्चे से इतना ये करता था हिफाजत कि उसको सर पे लेकर घूमता था। एक दिन उकाब परिंदा आया, जो बड़ा परिंदा झपट्टा मारने में मशहूर है, उस उकाब परिंदे ने जो है वो बच्चा उससे उठा के ले गया। जब लोमड़ी वापस आई तो उसने शेर से कहा मेरा बच्चा दे। तो शेर ने कहा बच्चा तो इस तरह से वाकया सुना है और जंगल का बादशाह होते हुए किस तरह से मेरा बच्चा जो है जाया हुआ। तो शेर ने कहा बीबी, अगर जमीन की आफत होती तो मैं लड़ झगड़ कर उसकी हिफाजत करता, ये तो आसमानी आफत थी, मैं क्या करता। तो खलीफा महदी को सबक मिल गया, फौरन उठा और उठकर उसने पानी मंगाया वजू के लिए और वजू करके मुसल्ले पे पड़ गया और इतना रोया कि मुसल्ला भीग गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसने सर उठाने से पहले अल्लाह ने बारिश नाजिल की। तो ये आफतें अल्लाह की तरफ से, हम सबको उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। 2 बातें, पूरी बात का खुलासा ये है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करना दीन का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाया कि पुलिस के डर से नहीं बल्कि ये शरीयत का हिस्सा है। अगर हम अल्लाह के इताअत गुजार हैं और नबी की सुन्नत के पैरोकार हैं तो ये एहतियाती तदाबीर पर अमल करना। अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया फिर हम इस बीमारी का शिकार होते हैं तो ये खुदकुशी है, गुनाह होगा इसमें। और अगर एहतियाती तदाबीर अपना कर ये आ जाए तो फिर शहादत का मकाम है। वी आर ऑन विन विन सिचुएशन। तो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाना खुदकुशी है, और अपनाने के बाद अगर हो जाए, अल्लाह की मशीयत है, हम उस पर राजी हैं, तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और हर बीमारी के पहले अल्लाह ताला उसकी शिफा नाजिल करते हैं शुरू में, जैसे जनाब सईद साहब ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई। बहरहाल हम सबको अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। दुआ करके सेशन को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के सामने ही हम लोग हाथ फैलाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम का, करम का, फजल का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हम कमज़ोर और बेबस हैं, आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम फरमाइए, पूरे इंसानों पर रहम फरमाइए और तमाम किस्म की आफात से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तूफ़ानों से अल्लाह पूरे दुनिया की हिफाजत फरमा। हमारे अमाल की नहूसत से अल्लाह हमें अज़ाब में गिरफ़्तार ना फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में भी हमें खैर और आफ़ियत अता फरमा, आखिरत की नेमतों से भी मालामाल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या